नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग ने कल देखा था आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में कुछ क्वेश्चन छूट गया था। उसमें अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन था। उसमें आधा क्वेश्चन कुछ रह गया था। उस क्वेश्चन को आज करते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 23 नंबर क्या कर रहा है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? वो मद्रास में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है रैयतवाड़ी के संबंध में विचार करने का रहा है, कौन सा सही है? रैयतवाड़ी के संबंध में कौन सा सही है? पहला क्वेश्चन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल ही सही है। किसानों से डायरेक्ट लिया जाता था। जम स्थायी बंदोबस्त में क्या था? जमींदारों के थ्रू लिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पट्टे देती थी, रैयत को पट्टा पे देता था। ये भी सही है। रैयत किसान, रैयत का मतलब हुआ किसान। तीसरा नंबर है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण किया जाता था। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण भी किया जाता था और मूल्य निर्धारण भी किया जाता था। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। किसमें? किसान डायरेक्ट देता था कर, किसमें देता था? वो देता था रैयतवाड़ी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कथन कारण वाला है। कथन कारण वाला पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। बिल्कुल सही है ये। बंगाल में कर दिया था स्थायी बंदोबस्त, इधर मद्रास में कर दिया था रैयतवाड़ी, इधर कर दिया था उत्तर पश्चिम में महलवाड़ी। अलग अलग जगह पे अलग अलग था व्यवस्था। और दूसरा कह रहा है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। बिल्कुल ये भी सही है। अलग अलग बन गया था वर्ग। दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। दोनों एक ही संबंध है, इसलिए ए नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुआ था? असम चाय कंपनी तभी जो बना था चाय कंपनी, वो अभी वर्तमान तक भी ये कंपनी चल रहा है। असम चाय कंपनी ये बना था 1839। 1839 में जो असम में चाय कंपनी बना था वो अभी वर्तमान तक चल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। मिलान करने का रहा है। मिलान करने शब्द है और कौन सा शब्द किस क्षेत्र में प्रयुक्त हो रहा था उसको मिलान कर रहा था। जजमानी, जजमानी शब्द जो था ये उत्तर भारत से था। जजमानी। बड़ा बलूट, बड़ा बलूट कहाँ था? बड़ा बलूट महाराष्ट्र से था। मिरासी, मिरासी ये तमिलनाडु से संबंधित है। अडाडे कर्नाटक से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का एक 1342, 1342, 1342। हाँ इसमें चौथा वाला में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। दादा भाई नेहरू जी के बारे में। देखिए इसमें क्या करा। दादा भाई नेहरू द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत, ड्रेन सिस्टम, ड्रेन थ्योरी जो दिया था दादा भाई नेहरू जी, इसके नीचे किस सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? ड्रेन थ्योरी का परिभाषा किस कथन में आता है? ड्रेन थ्योरी दादा भाई नेहरू जी जो है एक बुक लिखा था, उसका नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में अपना ड्रेन थ्योरी को प्रकाशित किया था। तो उसमें देखते हैं ड्रेन थ्योरी में क्या आ रहा था। पहला है देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत में कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं था। ये तो 100% सही है। अब आगे देखते हैं क्या है। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश का अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश शासन आयात
आयात किया जाता था और देश के प्रतिनिधियों अधिकारिक गरीब बनाया जाता था। इसमें तो सब सही है, लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो कथन वाला नहीं है ना, जैसे 1 2 3 करके पूछता है, तो एक ही आंसर मांग रहा है, तो एक ही मांग रहा है, तो सबसे बेस्ट बी नंबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दादा भाई नेरोजी से वही क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किसने निकास का सिद्धांत, वही ड्रेन सिस्टम निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वो था दादा भाई नेरोजी। और कब दिया था निकास का सिद्धांत, बताइए आप लोग कमेंट में। 1900 की 1901 में, कब किया था? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है वही कथन कारक वाला है, तो डायरेक्ट कथन को पढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था और धन की निकासी का स्वरूप और प्रतिफल निर्यात था। ये दोनों सही है। भाषा का थोड़ा अथी है, भाषा थोड़ा सही से समझिएगा, तो इसमें दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, ए नंबर होगा इसमें। पहली बार पढ़े थे तो हमको भी बहुत कंफ्यूजन होता था क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित भारत उपनिवेश का आर्थिक आलोचक कौन था? ब्रिटिश उपनिवेश का आर्थिक आलोचक कौन था? दादा भाई नेहरू जी, ये तो था ही। क्या ये भी था? जेबी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्ता भी था। दूसरा वाला भी होगा अय्यर, हाँ अय्यर भी था। 1 2 3 तीनों होगा, तीनों ने विरोध किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन दादा भाई नेरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी के विश्वास नहीं करता था? दादा भाई नेरोजी का जो ड्रेन थ्योरी था उसमें कौन विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्ता, एमजी रानाडे। ये तो था ही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, यही होगा इसका आंसर। इसमें विश्वास नहीं करता था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष लिखा था? किस वर्ष लिखा था? 1900 में या 1901 में, 1902 में, 1903 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1901 में, 1901 में लिखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसी ने लिखा था, दादा भाई नेहरू ने। पहले भी बताया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है वो दादा भाई नेहरू ने लिखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस कॉमन्स जो ब्रिटेन का संसद था, उसमें चुने जाने वाले दादा भाई नेहरू प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से टिकट का चुनाव लड़ा था। किस दल से चुनाव लड़ा था? वो लड़ा था कंजर्वेटिव पार्टी से। कंजर्वेटिव पार्टी को हिंदी में उदारवादी, उदारवादी दल, इसी से वो जीता था चुनाव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखा था दादा भाई नेहरू ने। कौन सा पुस्तक था? वो था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कर रहा, सही पूछ रहा है। दादा भाई नेहरू के आंदोलन में सर्वाधिक, दादा भाई नेहरू की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी देन थी, किसका था? इसमें पढ़ना है। उन्होंने इस बात का अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों का निराकरण की और आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। जो ये लाइन है ना, ये लाइन है राजा राम मोहन राय से, ये भी उसी से, इसलिए ये दोनों नहीं होगा, इसका आंसर सिर्फ 1 होगा। ड्रेन सिस्टम का यही बात था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने कहा था? बीजी तिलक ने कहा था, दादा भाई नेहरूजी ने कहा था, या कार्ल मार्क्स ने कहा था, या एडम स्मिथ ने कहा था? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह बात जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। याद रखिएगा इसको, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सभी को लगता है दादा भाई नेहरूजी होगा, लेकिन इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? वो आर्थर कॉटन को माना जाता है। आर्थर कॉटन जो है इसी को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। औरंग, बेनियान, बेनियान को ही बनिया कहा जाता है, बेनियान, बनिया, मेरा, मिरासीदार, मिरासीदार। देखिए कौन कौन संबंध है। राजकोष के प्रभारी, औरंग राजकोष के प्रभारी, ये सही है। बंगाल वाला क्षेत्र में कहा जाता था। बनिया, बनिया कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट को, भारतीय एजेंट को बनिया कहा जाता था। मिरासीदार, मिरासीदार, राज्य के नामित राजस्वदाता, नामित राजस्वदाता। इसका जो आंसर है नहीं, तमिलनाडु वाला क्षेत्र में कहा जाता था मिरास, मिरास, मिरास पढ़े हैं मिरास, लेकिन इसका आंसर है 1 एंड 2, यही दोनों सही है, ये गलत माना है। लेकिन मिरास जो है, मिरास, इससे ये सही है। देख लीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजी शासन का कौन सा परिणाम था? पहला है भारत हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीय हस्तशिल्प का निर्यात हो रहा था। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, या नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। निर्यात तो हो नहीं रहा था, यहाँ का चीज रोक दिया था। भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, ये भी नहीं हो रहा था। कृषि का वाणिज्यीकरण, ये हो रहा था। कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब ये हुआ कि जितना भी फैक्ट्री है यूरोप में, तो फैक्ट्री का कच्चा माल जितना भी तैयार होगा वो उपनिवेश देश से किया जाएगा। भारत में उग जाता था, यहाँ से ले जाता था और वहाँ पर सामग्री तैयार करके फिर यहीं पर बेचा जाता था। वाणिज्यीकरण का मतलब यही हुआ। नगरीय नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, नहीं, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा पहली शताब्दी में पूर्वार्ध में भारत में पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है। कौन सा है सही व्याख्या, कौन सा कर रहा है? 19वीं शताब्दी के बारे में। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। भारत में वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया जाता था। कौन सा होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर सिर्फ ए वाला है। इसका आंसर 19वीं शताब्दी का जो है इसमें सिर्फ यही था, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। इसका आंसर ए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को और आसान बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।